साल 2018 की बात है, जब लेखक मॉर्गन होसल ने पैसे के साथ अलग अलग तरह से व्यवहार करते समय लोगों को प्रभावित करते हुए देखा, तो उस पर एक रिपोर्ट लिखी। इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ जरूरी कानून और बुरे व्यवहार के कारणों को रेखांकित किया है और इसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम दिया। जल्द ही उस रिपोर्ट ने एक किताब की शक्ल ले ली और देखते ही देखते 10 लाख से अधिक लोग पढ़ चुके थे। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आप सुन रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और हमारी चर्चा इसी किताब में दिए गए कुछ छोटे छोटे अंश के रूप में हो रही है। हम बात करेंगे उन सभी 20 चैप्टर की जिनमें पैसे के मनोविज्ञान और इसकी विशेषताओं पर लेखक ने अपनी राय रखी है। ये किताब इस विषय में गहरा गोता लगाती है। आइए सुनते हैं कि लेखक हमसे क्या कह रहे हैं। लेखक के शब्दों में मैं आपको एक सामान्य सी परिस्थिति के बारे में बताता हूँ। इसे जानकर शायद आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं और दूसरे लोग अपने पैसों के साथ क्या करते हैं और ये फ़र्क क्यों है, इसके बारे में आप थोड़ा और बेहतर महसूस कर सकेंगे। ये मान लीजिए लोग पैसों के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन वास्तव में मूर्ख हर कोई नहीं होता। यहाँ ये जानना जरूरी है कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए पैसों के प्रति हम सब का रवैया भी अलग होता है। ये तो मानते हैं कि अलग अलग पीढ़ियों के लोग, माता पिता द्वारा अलग अलग तरीके से पाले गए लोग, अलग आय अर्जित करने वाले और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में पैदा हुए लोग, इन सभी का अनुभव और सबक बहुत अलग होता है। दुनिया कैसे काम करती है, इसके बारे में हर किसी का अपना एक अनूठा अनुभव होता है। आपको जो बिल्कुल 20 वेयर का लगता है, वो हो सकता है कि वह मुझे समझ में आ रहा है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा है, वो जोखिम और इनाम के बारे में इस तरह सोचता है जिस तरह एक धनी बैंकर का बच्चा लाख कोशिश करने पे भी सोच नहीं पाएगा। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान कुछ खो देने वाले स्टॉक ब्रोकर ने 1990 के दशक में मार्केट में उफान आने पर कुछ ऐसा अनुभव किया होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे लिए चुनौती यह है कि कितने भी खुले विचार रख लें या इस विषय पर कितना भी पढ़ लें, वास्तव में डर और अनिश्चितता इस विषय पर समझ नहीं पाएंगे। मैं इस बारे में पढ़ सकता हूँ कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान सब कुछ खोना कैसा था, लेकिन मेरे दिल पर कभी भी उन लोगों की तरह भावनात्मक निशान नहीं पड़ेंगे जिन्होंने वास्तव में इसका अनुभव किया होगा। हम दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। एक ऐसा ऑस्ट्रेलिया जिसने अपने जीवन में कभी भी मंदी नहीं देखी, उसका अनुभव एक अमेरिकी व्यक्ति से बिल्कुल अलग होगा। इस तरह ऐसे अनुभव की सूची अंतहीन है। हो सकता है कि आप पैसों के बारे में एक ऐसी चीज़ें जानते हो जो मैं नहीं जानता, और इसके विपरीत मेरे पास कुछ ऐसा ज्ञान होगा जो आप तक नहीं पहुंचा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम में से कोई एक दूसरे से ज़्यादा स्मार्ट है या उसके पास बेहतर जानकारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समान रूप से प्रेरक अनुभव के आधार पर होते हुए भी हमने अलग अलग जीवन जिए हैं। किसी स्प्रेडशीट को पढ़कर आपको शेयर बाजार में बड़ी गिरावट का एक छोटा सा मॉडल तो देखने को तो मिल सकता है, लेकिन आपको वो एहसास नहीं मिलेंगे जो घर लौटने पर अपने बच्चों के चेहरे को देखने पर मिलते हैं। अगर आप कोई ऐसी गलती करते हैं जिससे उनका जीवन प्रभावित हो, इतिहास पढ़ने पर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कुछ समझ रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसे जीते नहीं हैं और व्यक्तिगत रूप से उसके परिणामों को महसूस नहीं करते, तब तक आप अपने व्यवहार को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं समझ सकते। हम सभी सोचते हैं कि हमें अच्छी तरह से पता है ये दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम सभी ने इसका केवल एक छोटा सा अनुभव किया है और अभी एक लंबा सफ़र तय करना बाकी है। मन मस्तिष्क पर गहरी करने वाली ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। आप जुड़े रहें हमारे साथ। समय बड़ा बलवान होता है। इकोनॉमिस्ट के अनुसार हर निवेशक की जोखिम उठाने की इच्छा उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर निर्भर करती है, उसकी बुद्धि या उसकी शिक्षा पर नहीं। सिर्फ उसका भाग्य और परिस्थिति कि वो कब और कहाँ पैदा हुआ था। इससे यह तय होता है कि वो अपनी संपत्ति के साथ क्या करेगा। इसमें लेखक ने बड़ी गहराई के साथ धन संपदा के मनोविज्ञान को समझाने की कोशिश की है। फाइनेंशियल टाइम ने 2019 में प्रसिद्ध बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस का इंटरव्यू लिया
ग्रॉस ने माना कि अगर वो एक दशक पहले या बाद में पैदा हुए होते तो शायद उस जगह नहीं पहुंचे हुए होते जो वो आज हैं। उनका करियर ब्याज दरों में पीढ़ीगत गिरावट के साथ लगभग पूरी तरह से मेल खाता है। जिसने बॉन्ड की कीमतों को एक टील रेंट दिया, आज की पीढ़ी के लिए ये बॉन्ड बहुत सारा धन पैदा करने वाली मशीन थी। वहीं उनके पिता की पीढ़ी के लिए जो बहुत अधिक इन्फ्लेशन यानी महंगाई के साथ बढ़े हुए, उन्हें ये पैसों की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं लगता था। कायदे से तो लोगों को अपने लक्ष्यों और उस समय उनके पास मौजूद निवेश और विकल्पों की विशेषताओं के आधार पर ये निर्णय लेना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा लोग नहीं करते। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि अक्सर अपने ही जीवन में से प्रभावित होकर ये निवेश निर्णय लेते हैं, खासकर उस समय के अनुभव को मद्देनज़र जब वे जवान थे। मतलब समय और उम्र के साथ जो बदलाव आने चाहिए वो नहीं आ पाते, और कई बार वो इस वजह से मात खा जाते हैं। यदि आप अधिक महंगाई के दौर में बढ़े हुए हैं तो आपको बाज़ार में निवेश के बहुत कम अवसर मिले होंगे। वहीं आप अगर शेयर बाज़ार के मजबूत होने पर बढ़े हुए हैं तो आपने अपने जीवन में शेयरों में अधिक पैसा निवेश किया होगा। लोगों के दो समूह हैं, सिर्फ इस वजह से शेयर बाज़ार के काम करने के ढंग को अलग नज़र से देखते हैं, क्योंकि उनके जन्म के वर्षों में लंबा अंतर होता है और समय का यह बदलाव ही उनके दृष्टिकोण में बदलाव का एक अकेला कारण है। कौन नहीं जानता कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान के स्थानीय शेयर बाजारों का पूरी तरह सफाया हो गया था। इन देशों पर भारी बमबारी की गई थी। युद्ध के अंत में जर्मनी के किसान बहुत ही कम उत्पादन कर पाए थे। वहीं दूसरी ओर इसकी तुलना अमेरिकी से करें, जहां शेयर बाजार दुगने से अधिक हो गया था और अर्थव्यवस्था लगभग 2 दशकों में सबसे मजबूत थी। अब ऐसे में किसी को इन अलग अलग देशों से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पैसे, रोजगार और व्यापार जैसी बातों में एक जैसी राय रखेंगे। पैसों के बारे में उनका दृष्टिकोण अलग अलग दुनिया में बनाता था, और जब ऐसा होता था तो लोग उनके एक समूह के लिए सही होता है, वहीं दूसरे को अपमानजनक लग सकता है। अक्सर लोग जो भी अपने पैसों के साथ निर्णय लेते हैं वो उनके पास मौजूद जानकारी के हिसाब से उचित होता है। ऐसे में हो सकता है कि उन लोगों के पास गलत सूचना हो या अधूरी जानकारी, वो गणित में खराब हो सकते हैं या किसी बेकार की मार्केटिंग का शिकार। वो नहीं जान पाते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि वो अपने हिसाब से कर रहे होते हैं। वो खुद को राजी कर लेते हैं कि वो जो कर रहे हैं वही ठीक है। इसका एक सरल उदाहरण है कि लॉटरी टिकट जिसकी अमेरिकी बाज़ार में सबसे ज़्यादा बिक्री होती है, और ये टिकट कौन खरीदता है? भला ज़्यादातर गरीब लोग। वो किसी ऐसी चीज़ पर अपने पैसे खर्च करते हैं जिसका चांस लाखों में एक है। हम लोगों को शायद वो पागल लग सकते हैं, लेकिन हम और आप उस आय वर्ग में नहीं हैं। ना हो सकता है कि लॉटरी टिकट खरीदना उनके जीवन में एकमात्र ऐसा अवसर हो जिससे वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तर्क से सहमत हो, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि टिकटों की इतनी बिक्री क्यों होती है। ये और कुछ तो नहीं बल्कि धन का मनोविज्ञान ही तो है। हमारी ये तर्कसंगत चर्चा यूं ही चलती रहेगी। आप सुनते रहें बिग एफ 9.0 को। धन्यवाद।